रेडी। शुभ प्रभात भैया बहन। आज मैं आपके सामने एक नई कविता लेकर आया हूँ। मैं नवल किशोर झा, आचार्य हिंदी। ये द्वादश की कविता है जिसका शीर्षक है उषा और कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह। अब मैं कवि के संदर्भ में कुछ आपको परिचय देना चाहता हूँ। जैसे इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को उत्तराखंड में हुआ था। इनकी कुछ प्रकाशित रचनाएं जो अभी उपलब्ध है वो इस प्रकार है कि कुछ कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी इत्यादि। इन्हें अपने कृतियों पर साहित्य अकादमी सम्मान तथा कबीर सम्मान के साथ साथ अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए। इनका निधन सन 1993 में दिल्ली में हुआ। कविता के संदर्भ में ये बिंब धर्मी कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी कविता है प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये कविता 4 खंडों में बटा हुआ है। प्रथम खंड में आकाश उस शंख जैसा प्रतीत होता है जो पवित्रता का द्योतक है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जिस प्रकार ग्रामीण परिवेश में महिलाएं अपने चौके की पवित्रता को कायम रखने के लिए उसे लीप देती है, प्रातःकालीन आकाश ठीक ऐसा ही लगता है जैसे वह शंख जैसा पवित्र हो, जिस पर अभी कोई भी गतिविधियां प्रारंभ नहीं हुई है। ये कविता का प्रथम दृश्य कवि के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा दृश्य है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। ग्रामीण परिवेश का ही चित्रण करते हुए कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि जिस प्रकार सिलवट पर ग्रामीण परिवेश में महिलाएं केसर को पीसकर और उसे उठाने के उपक्रम में कुछ लालिमा उस सिलवट पर शेष रह जाती है, ऐसा ही आकाश का दृश्य दिखाई देता है, पूर्व दिशा का आकाश दिखाई देता है। यानी प्रातःकालीन आकाश, उषाकालीन आकाश, जहां सूर्योदय के पूर्व ये सारी घटनाएं घटती रहती हैं, कवि ने उसका चित्रण किया है। जैसे जैसे सूर्य निकलता जाता है, जिस तरह से सूर्य आकाश में गतिशील होता जाता है, उसी गतिशीलता का यहाँ उदाहरण देते हुए कवि तीसरे दृश्य में कहता है स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। जब आकाश की लालिमा गहरा जाती है तो कवि को ऐसा लगता है मानो कि किसी नन्हे हाथों के द्वारा स्लेट पर लाल खड़िया चौक के द्वारा कुछ अस्पष्ट शब्दों को लिखा गया है, जिसको मिटाने के उपक्रम में उसकी संपूर्ण लालिमा उसी स्लेट पर केंद्रित हो गया है, उसी स्लेट पर स्थिर हो गया है। ये इस कविता का तीसरा दृश्य है। चौथा दृश्य है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। गौर वर्णा स्त्री स्नानोपरांत जिस तरह से सरोवर से निकलती है, जिस तरह से उसकी आभा उसके शरीर से दृष्टिगोचर होती है, तो इस तरह से कवि यहाँ ये बताना चाहता है कि निश्चित रूप से
जब सूर्य की किरणें आकाश यानी कि पूर्व दिशा में प्रस्फुटित होने लगती है, सूर्य की जब किरणें पूर्व दिशा में निकलने लगती है, उसकी सुनहली किरण ठीक आकाश की शोभा उसी तरह से कवि ने यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है। अब इसके दो पक्ष हैं, कविता के दो पक्ष होते हैं, एक इसका भाव पक्ष है और दूसरा इसका शिल्प पक्ष है। तो शिल्प पक्ष के दौरान हमको निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना होगा कि इस कविता की भाषा शैली कैसी है। तो ये वर्णनात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे आप यहां देखेंगे, शंख, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका, काली सिल, और जैसे सिलवट और सरोवर से निकलती हुई वो गौर वर्णा स्त्री। ऐसा परिवेश केवल ग्रामीण परिवेश में ही, ऐसी परिस्थितियां केवल ग्रामीण परिवेश में ही दिखाई देती है। दूसरा है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति तीन प्रकार का होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहाँ कवि ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। तीसरी इसकी विशेषता है अलंकार। अलंकार के दौरान इसमें हम देखेंगे कि जो पंक्तियां हैं उसमें कुछ पंक्तियों में उपमालंकार और कुछ में उत्प्रेक्षालंकार की छटा दृष्टिगोचर हो रही है। उसके बाद कोई भी कविता छंद में लिखी जाती है। छंद चार प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद और लयवृत छंद। परंतु ये कविता जो है आपकी मुक्त छंद में रचित है, जिसको कवि ने यहाँ बहुत सुंदर तरीके से दर्शाने का प्रयास किया है। उसके बाद है गुण। गुण तीन प्रकार के होते हैं। गुण जैसे आपका इसमें श्रृंगारिकता के चलते इसमें हम देखेंगे कि गुण प्रधान कविता भी है। उसके बाद है रस। तो जब हम कविता पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि एक अद्भुत दृश्य, एक अद्भुत छटा हमारे सामने में दृष्टिगोचर होने लगता है। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि इसमें अद्भुत रस की प्रधानता है। उसके बाद बिंब। बिंब चार प्रकार के होते हैं, दृश्य बिंब, चित्र बिंब, स्पर्श बिंब, ध्वनि बिंब और श्रव्य बिंब। यहाँ हम देखेंगे कि बिंब के दृष्टिकोण से यहाँ दृश्य या चित्र बिंब की प्रधानता है। तो मैं यही भैया बहनों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा आप पाएंगे कि आपकी जो समस्या है या आप जो चाहते हैं वह निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो सकता है। शेष कल एक नए शीर्षक के रूप में, नए विषय के रूप में हम आपके सामने में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।